Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. You know very well that we are studying chapter number 7 electrochemistry. First of all we have to revise the previous topics. हमने पढ़ा क्रोयन के बारे में. क्रोयन is a slow and continuous eating away of a metal by the surrounding medium. कि किसी भी मेटल का स्लोली यानी आहिस्ता से और कंटिन्यूसली यानी मुस्तकिल तौर पर डैमेज होना, ख़राब होना सराउंडिंग मीडियम की वजह से कहलाता है क्रोयन. Croyan is a redox chemical reaction, a reaction in which both oxidation and reduction processes are involved. कि redox का क्या मतलब है कि वो reaction जिसमें oxidation और reduction दोनों processes involved हों उसे हम कहते हैं redox process. और oxidation क्या है? Loss of electron and reduction is the gain of electrons. The important condition of Croyan is moist air. कि Croyan process के लिए अहम ज़रूरत क्या है? Moist air यानी air having water vapors in it. कि अगर moist air मौजूद होगी मेटल की गिर्द तभी मेटल का Croyan process होगा. और सबसे कॉमन एग्जाम्पल Croyan की क्या है? Rusting of iron. Croyan is a general term but Croyan of iron is called rusting. एंड द इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर रस्टिंग इज मॉइस्ट एयर. कि जैसे क्रोयन की इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है? मॉइस्ट एयर. वैसे ही रस्टिंग की इम्पॉर्टेंट कंडीशन भी मॉइस्ट एयर है. उसके बाद हमने डिफरेंट मेथड्स को स्टडी किया कि किस तरह से हम मेटल्स को क्रोयन से महफूज कर सकते हैं. तो उसके लिए हमने 4 मेथड स्टडी किए जिसमें से सबसे बेस्ट मेथड है मेटालिक कोटिंग. The best method for protection against the corrosion of metals exposed to acidic conditions is coating the metal with other metals. ये सबसे बेहतरीन मेथड क्या है मेटल्स को corrosion से बचाने का? कि एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की कोटिंग कर दी जाए. तो हमने पढ़ा कि मेटल्स को corrosion से बचाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है? मेटालिक कोटिंग. मेटालिक कोटिंग 2 डिफरेंट मेथड से की जा सकती है. एक है फिजिकल मेथड, दूसरे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड. फिजिकल मेथड्स में हमने स्टडी किया गैल्वेनाइजिंग एंड टीन कोटिंग जिसमें एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल को प्लेस कर दिया जाता है फिजिकल तरीके से. और दूसरा मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इलेक्ट्रो मीन्स बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट और बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड प्लेटिंग मीन्स प्लेसिंग और डिपॉजिटिंग यानी चढ़ाना. कि इलेक्ट्रिक करंट से या इलेक्ट्रोलिसिस के तरीके से एक मेटल को दूसरी मेटल के ऊपर चढ़ा देना, प्लेस कर देना, डिपॉजिट कर देना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग. डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द डिपॉजिटिंग ऑफ वन मेटल ओवर द अदर बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. आफ्टर दैट वी शुड नो अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक खास उसूल है जिस पे हम काम करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए. तो इसमें क्या है कि एनोड हम बनाते हैं उस मेटल से दैट इज टू बी डिपॉजिटेड. कि वो मेटल जिसको आपने दूसरी मेटल के ऊपर प्लेस करना है, जिसकी लेयर को आपने दूसरी मेटल के ऊपर चढ़ाना है, उसको हम बनाते हैं एनोड. और कैथोड क्या है? वो ऑब्जेक्ट ऑन विच अदर मेटल इज टू डिपॉजिट. कि वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर आपने दूसरी मेटल को प्लेस करना है वो क्या बनाएगा? कैथोड. इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है वो सब्सटेंस जो कि एक्वस सोल्यूशन में या फिर मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, खुद में से इलेक्ट्रिक करंट को गुजरने दे, वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट. तो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर हम क्या लेंगे? एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट ऑफ द मेटल बीइंग डिपॉजिटेड. कि हम लेंगे एक सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन. एक्वस का क्या मतलब है? पानी में सोल्यूशन बनाएंगे उस सॉल्ट का जो कि कौन सी मेटल का सॉल्ट होगा? वो मेटल जिसको आपने डिपॉजिट करना है, यानी जिस मेटल से आपने एनोड बनाया है उसी मेटल का कोई सॉल्ट लेंगे और उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे और उसे यूज करेंगे किस तौर पर? इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर. जैसे कि अगर हम सिल्वर मेटल को आयरन मेटल के ऊपर या स्टील के ऊपर प्लेस कर रहे हैं तो हम सिल्वर को लेंगे एनोड के तौर पर और आयरन या स्टील को लेंगे कैथोड के तौर पर. और सिल्वर का कोई सॉल्ट जैसे सिल्वर नाइट्रेट हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर. उसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम. ये लॉन्ग क्वेश्चन में 4 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा इसके रिएक्शंस शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम हम कैसे करते हैं? कि हमने एक कंटेनर लेना है. कंटेनर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है ये. ठीक है. वो टैंक जिसमें इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस करना है हमने. और इसमें हम क्या करते हैं? हम 2 इलेक्ट्रोड्स को हैंग करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं और इसमें सोल्यूशन फिल करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट का. ठीक है. इलेक्ट्रोलाइट क्या है? वो सब्सटेंस जो कि अपने एक्वस स्टेट में या फिर अपने मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके. तो इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम. ठीक है. हम क्रोमियम मेटल को प्लेस करना चाह रहे हैं दूसरी मेटल पर, तो हम क्रोमियम मेटल का ही कोई सॉल्ट लेंगे. तो हमने सॉल्ट लिया क्रोमियम सल्फेट और उसको हमने पानी में डिसॉल्व किया. ये क्रोमियम सल्फेट का फॉर्मूला है Cr2SO4 होल 3
और उसे हमने डिसॉल्व किया पानी में, और साथ में हमने उसमें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के कुछ ड्रॉप्स डाले। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, कंडक्टिविटी बढ़ा देता है इस रिएक्शन की, इस रिएक्शन में नंबर ऑफ आइंस बढ़ा देता है। नंबर ऑफ आइंस बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंडक्ट होगा। एनोड हमने बनाया एंटीमोनियल लेड से। एंटीमोनियल लेड क्या है, एक अलॉय है। अलॉय क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स या बीच में नॉन मेटल्स भी ऐड कर सकते हैं, उनका होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये यहाँ पे Sb क्या है, एंटीमनी, Pb क्या है, लेड। एंटीमनी और लेड दो मेटल्स को मेल्ट करके पिघलाकर उन्हें आपस में मिक्स करते हैं और फिर उन्हें ठंडा करके सॉलिडिफाई कर लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है, अलॉय, एक होमोजीनियस मिक्सचर बन गया एंटीमनी और लेड का, जिसे हमने कहा एंटीमोनियल लेड। इसे आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम में हम एनोड के तौर पर यूज करते हैं एंटीमोनियल लेड। अब यहाँ पे हमने क्रोमियम मेटल क्यों यूज नहीं किया, ये मैंने आपको बताया था कि क्रोमियम मेटल अच्छे से आइंस प्रोड्यूस नहीं करता सोल्यूशन में। ठीक है, जब वो अच्छे से आइंस ही प्रोड्यूस नहीं करता तो हमें तो आइंस ही चाहिए, तो हम आइंस की कमी पूरी कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्रोमियम सल्फेट से, और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं एंटीमोनियल लेड। ठीक है, रिएक्शन को अच्छे तरीके से स्मूथ तरीके से करने के लिए हम यूज करते हैं एंटीमोनियल लेड। ठीक है, अब वो कह रहे हैं हमने क्या किया, हमने एनोड जो है वो बनाया। एंटीमोनियल लेड को एनोड पे चार्ज है पॉजिटिव, क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ता है। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब है बैटरी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को खींचती है। ठीक है, और यहाँ से खींच के कहाँ ले जाती है, कैथोड पर। तो कैथोड पर चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और कैथोड वो ऑब्जेक्ट है जिस पे आपने क्रोमियम मेटल को इलेक्ट्रोप्लेट करना है। ठीक है, जिसके ऊपर आपने क्रोमियम मेटल की प्लेसिंग करनी है। अब होगा क्या कि सोल्यूशन में ये वाले आइंस, कौन कौन से आइंस मौजूद होंगे, क्रोमियम आइंस 3 पॉजिटिव आइंस होंगे, सल्फेट आइंस होंगे SO4 2 नेगेटिव आइन, वाटर के कौन से आइंस होंगे, हाइड्रोजन आइंस एंड हाइड्रोक्सल आइंस, और सल्फ्यूरिक एसिड के भी कौन से आइंस होंगे, हाइड्रोजन आइंस एंड सल्फेट आइंस। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे दो तरह के नेगेटिव आइंस हैं, हाइड्रोक्सल आइंस एंड सल्फेट आइंस। सल्फेट आइंस आपको देख के लग रहा है इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, थोड़ा मुश्किल किस्म का स्ट्रक्चर है जिसमें से इलेक्ट्रॉन लूज करना डिफिकल्ट है इसके मुकाबले में, हाइड्रोक्सल आइंस के मुकाबले में। हाइड्रोक्सल आइंस क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे एनोड पर। एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पर अट्रैक्ट होगा और वहां जाकर अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे यहाँ से वायर के थ्रू बैटरी से होते हुए कैथोड पर। अब यहाँ पर जो है सोल्यूशन में दो तरह की पॉजिटिवली चार्ज आइंस हैं, हाइड्रोजन आइंस एंड क्रोमियम आइंस। ये अट्रैक्ट होंगे कैथोड पर, क्योंकि कैथोड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे क्रोमियम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, गेन करेंगे और दोबारा से क्या बना देंगे, सॉलिड मेटल एटम। जब ये आइंस है ना, तब तक ये सोल्यूशन में है, जब तक ये आइंस है, जब तक इन पे पॉजिटिव चार्ज है। जब इनका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है तो ये सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। सॉलिड मेटल एटम क्या करेगा, कैथोड पर ही डिपॉजिट हो जाएगा, एक लेयर की सूरत बना देगा। ठीक है, सारे क्रोमियम आयन सोल्यूशन से आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और यहीं पर सॉलिड होकर चिपक जाएंगे कैथोड पर और एक लेयर बना देंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम हो चुका है। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस भी आकर इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन आयन जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो ये सॉलिड स्टेट में नहीं आते, ये गैस बनाते हैं, H2 गैस बनाते हैं जो कि इवेपोरेट हो जाएगी। ठीक है, और क्रोमियम आइंस क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो एक लेयर की सूरत में सॉलिड क्रोमियम मेटल एटम्स इसके ऊपर चिपक जाएंगे। ठीक है, और इससे ये फायदा होगा कि ये जो बीच में जो ऑब्जेक्ट था स्टील का या आयरन का, वो महफूज हो जाएगा क्रोमियम से, क्योंकि उसके ऊपर एक हिफाजती लेयर आ गई क्रोमियम मेटल की। तो ये रिएक्शंस हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम के, जो मैंने आपको कहा कि शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या रिएक्शंस होते हैं, सबसे पहले हमने देखना है आयोनाइजेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ आइंस। कि कोई भी जो सॉल्ट है, जैसे क्रोमियम सल्फेट एक सॉल्ट है, Cr2SO4 होल थ्राइस सॉल्ट है, कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। एस का क्या मतलब है, सॉलिड स्टेट में मौजूद है। तो सॉल्ट्स को जब भी आप पानी में डालते हैं तो वो आइंस प्रोड्यूस करते हैं, आयन फॉर्मेशन होती है, यानी उनकी आयनाइजेशन प्रोसेस होता है। तो ये दो तरह के आइंस प्रोड्यूस करते हैं, केटाइंस एंड एनाइंस। केटाइंस का मतलब है पॉजिटिवली चार्ज आइंस, एनाइंस का मतलब है नेगेटिवली चार्ज आइंस। ठीक है, केटाइंस कैसे बनते हैं, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं तो चार्ज आता है पॉजिटिव, और एनाइंस बनते हैं बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाते हैं तो चार्ज आता है नेगेटिव। तो क्रोमियम सल्फेट में कौन से आइंस होंगे,
दो क्रोमियम आइंस हैं, 2 क्रोमियम आइंस जिसपे चार्ज क्या है 3 पॉजिटिव चार्ज, हर एक क्रोमियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, और 3 सल्फेट आइंस प्रोड्यूस होंगे, SO4 होता है सल्फेट का फॉर्मूला, और इस पे चार्ज क्या होगा 2 नेगेटिव। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पर मौजूद है पानी, वाटर भी मौजूद है ना, पानी में ही आपने क्रोमियम सल्फेट को डाला, तो वाटर की स्टेट क्या होती है, फिजिकल स्टेट लिक्विड। लिक्विड स्टेट में वाटर जो है वो जब आइंस में तब्दील हो जाएगा तो क्या बना देगा 4 हाइड्रोजन आइंस एंड 4 हाइड्रोक्सिल आइंस। ठीक है, तो अब यहाँ पर आइंस की फिजिकल स्टेट आप देख रहे हो एक्वस स्टेट है, AQ का मतलब है एक्वस, एक्वस क्या है, एक्वा का मतलब होता है पानी। ठीक है, आइंस जब भी आइंस बन जाते हैं ना, कोई भी चीज आइंस बना देती है, तो आइंस जो है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, और वाटर सॉल्युबल का मतलब है कि वो पानी में डिसॉल्व हालत में, तो उनकी फिजिकल स्टेट क्या है एक्वस स्टेट है। ठीक है, अब वो यहाँ पर जो है हमारे पास जो पॉजिटिवली चार्ज आइंस है वो क्या है केटाइंस, केटाइंस जाते हैं कैथोड की तरफ, नेगेटिवली चार्ज एनाइंस, एनाइंस जाते हैं एनोड की तरफ। ठीक है, तो हमने देखना है एनोड और कैथोड पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है एनोड पर, रिडक्शन रिएक्शन होता है कैथोड पर। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन के लिए कौन से आइंस जाएंगे एनोड पर, एनाइंस, यानी ऑब्वियसली जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, वही जाके इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, तो दो तरह के आइंस हैं, कौन कौन से, सल्फेट आइंस एंड हाइड्रोक्सिल आइंस। तो मैंने आपको बताया कि सल्फेट आइंस का स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का होता है, देखने से ही पता चल रहा है, और हाइड्रोक्सिल आइंस ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, तो इसलिए पहले कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, हाइड्रोक्सिल आइंस। 4 हाइड्रोक्सिल आइंस जो है वो जाते हैं, और वो जाकर उनकी स्टेट क्या है, फिजिकल स्टेट, वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। 4 हाइड्रोक्सिल के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब इलेक्ट्रॉन चले गए तो OH बच गए, 4 OH जो बचे उन्होंने अपने आप को रीअरेंज किया और क्या बना दिया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जिसकी फिजिकल स्टेट है लिक्विड स्टेट, यानी वो वही कंटेनर में ही मौजूद रहेगा वाटर, और क्या बनाएगा O2 गैस, O2 गैस है जो कि इवेपोरेट हो जाएगी। क्लियर है, तो ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ पर, कैथोड की तरफ। कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होगा, रिडक्शन, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के लिए कौन जाएंगे, क्रोमियम आइंस एंड हाइड्रोजन आइंस। ठीक है, जो केटाइंस हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि क्रोमियम आइंस Cr3 पॉजिटिव, यानी इस पे 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये आ गए सॉलिड स्टेट में। अब ये न्यूट्रल मेटल एटम है ना, इसमें कोई चार्ज आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो जो न्यूट्रल मेटल एटम होता है उसकी फिजिकल स्टेट होती है सॉलिड। जब ये आयन था, जब इसके ऊपर चार्ज था, तो इसकी फिजिकल स्टेट क्या थी, एक्वस स्टेट थी, पानी में ये सॉल्युबल था। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये सॉलिड स्टेट में आ गया, सॉलिड मेटल एटम क्या होगा, चिपक जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा ऑब्जेक्ट के ऊपर और एक लेयर बना देगा, तो हम कहेंगे इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम का प्रोसेस हो गया है। ठीक है,